हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली एंड आई होप कि आपका आज का दिन बहुत ही शानदार हो। आज 25 मार्च के दिन होली के अलावा कोई भी सिग्निफिकेंट डे नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आज की टॉप 10 अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। आपको याद होगा साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को अबॉलिश करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत के साथ जोड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया था, यानी भारत के साथ व्यापार को रोक दिया था। पाकिस्तान के इस फैसले के कारण भारत को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान के ट्रेडर्स और वहाँ के बिजनेसमैन उनकी सरकार के इस फैसले के कारण काफी नुकसान झेल रहे थे। इवन पाकिस्तान की सरकार को भी इसका काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो चीज पाकिस्तान को भारत से 2 रुपए में मिलती थी, ट्रेड को पूरी तरह से बंद करने के बाद वही चीज उनको बाकी देशों से 20-22 रुपीस में परचेज करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसी नुकसान को बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने अब अपने ट्रेडर्स के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर फायर कर दी है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार भारत के साथ ट्रेड और व्यापार को दोबारा से स्टार्ट करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन भारत के साथ ट्रेड को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ इस बार ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करें। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। पिछले हफ्ते भारत के रिटायर्ड फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर और फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका तरनजीत सिंह संधू सर ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, और अब पिछले कल फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया सर ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि RKS भदौरिया सर सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2021 तक इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, और माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी हैं। ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि भारत की एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज अब देश में एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रही हैं, जो कि देश के भविष्य के लिए काफी अच्छा संकेत है। वरना एक समय पर भारत की पॉलिटिक्स में ज्यादातर या तो पैसे वाले लोग आया करते थे या फिर क्रिमिनल्स का बोलबाला था। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भारत के सक्सेसफुल मून मिशन को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 मून के ऊपर सक्सेसफुली लैंड हो गया था। फेल्ड अटेम्प्ट के बाद ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि दुनिया में बड़े कम देश ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का माइलस्टोन अपने नाम किया है। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि चांद के ऊपर जिस लोकेशन के ऊपर ये चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उस लोकेशन को आज के बाद आधिकारिक तौर के ऊपर शिवा शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अब चांद के ऊपर तो कोई गाँव, सिटी या फिर स्टेट तो है नहीं, ऐसे में इस पर्टिकुलर लोकेशन और इसी पॉइंट का नाम रखा गया था शिवा शक्ति। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर भारत की सरकार चांद के ऊपर किसी लोकेशन का नाम डिसाइड करती है, अगर भारत नामकरण करता है, तो दुनिया के बाकी देश उस नाम को क्यों माने? ऐसे तो कोई भी देश किसी भी पॉइंट का कुछ भी नाम रख ले और बाकी देशों को मानना पड़े। इसी चीज के लिए गठन किया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज को गवर्न करने का काम करती है। अब जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, मून्स और बाकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, उनका नामकरण करने के लिए इसी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से अप्रूवल लेना पड़ता है, और ये संस्था गैजेटियर ऑफ प्लैनेटरी नोमेनक्लेचर नाम का एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, जिसमें प्लैनेट्स, मून्स और बाकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के ऑफिशियली डेजिग्नेटेड नाम होते हैं। नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस और दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, वो अपने मैप्स, ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा अप्रूव्ड नाम का यूज करती हैं। खुशी की बात यह है कि भारत ने मून के ऊपर जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग लोकेशन का नाम शिवा शक्ति रखा था, उसको अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव कर लिया है, जिसके बाद अब उस पॉइंट का ऑफिशियल नाम स्टैच्यू शिव शक्ति डेजिग्नेट हुआ है। भारत ने इस नाम के अप्रूवल के लिए अपनी एप्लीकेशन कई महीनों पहले भेज दी थी, और अब इसको अप्रूव कर दिया गया है, जिसके बाद अब नासा, रॉसकॉस्मोस या दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अब इस पॉइंट और इस लोकेशन को स्टैच्यू शिव शक्ति के नाम से ही पिन पॉइंट करेगी। इवन पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज को भी इस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से ही बुलाना पड़ेगा, इसलिए ये भारत सरकार के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आज की 4th अपडेट आ रही है इंडिया और रशिया को लेकर। दरअसल मॉस्को में जो कंसर्ट के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद पिछले कल हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की, जिस दौरान रशिया के विदेश मंत्री ने जयशंकर सर को ब्रीफ किया कि इस हमले के बारे में इनिशियल फाइंडिंग्स में क्या पता चल रहा है, और हमारे विदेश मंत्री ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रशिया के साथ पूर्ण रूप से खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई है, और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत की तरफ से हर संभव मदद करने की बात बोली है। आज की 5th अपडेट टर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस से आ रही है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भारत के समर्थन में कूद पड़ा है। ग्रीस के फॉर्मर MP और डिप्लोमेट कॉन्स्टेंटिनोस बोगडानोस ने
जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस के मंच के ऊपर टर्की के साथ साथ पाकिस्तान को भी कॉल आउट किया है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में ग्रीस की एक रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा बताकर रिजेक्ट कर दिया था, जो कि टर्की के साइप्रस के ऊपर इलीगल कब्जे को लेकर थी। जिसके बाद ग्रीक डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को वहां पर सभी देशों के सामने जमकर सुनाया और कहा कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की सरकार तो खुद वहां के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। लोगों को वहां पर बुनियादी हक भी नहीं दिए जा रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर वहां के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, एक यूरोपियन और ग्रीक होने के नाते वो उससे काफी प्रभावित हुए हैं। ग्रीस ने आगे कहा कि ज्ञान देने से पहले पाकिस्तान आईने में अपने ऊपर झांक कर देख ले कि वो खुद क्या करता है। आज की 6th अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से, जहां पर ऋषि सुनक को एक एनर्जी डील को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वैसे ऋषि सुनक ने काम भी कुछ इस बार ऐसा ही किया है, जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। दरअसल कुछ महीने पहले ऋषि सुनक ने अनाउंस किया था कि ब्रिटेन अब से रशिया के साथ सारी एनर्जी डील्स को पूरी तरह से रोक देगा। जो भी उनकी रशिया के साथ डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पहले साइन हुए हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा और ब्रिटिश सरकार नए सप्लायर्स ढूंढकर उनके साथ डील्स को साइन करेगी। इसी कड़ी में ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने क्या किया कि रशिया के साथ एलएनजी गैस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके फ्रांस की एक कंपनी टोटल एनर्जीज गैस एंड पावर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और अब खबर निकल कर आ रही है कि ये फ्रांस की कंपनी खुद रशिया से एलएनजी गैस को इंपोर्ट करके यूरोप में बाकी देशों को बेच रही है। यानी कहने का मतलब है कि एट द एंड वही रशियन एलएनजी गैस ब्रिटेन में आ रही है जो वो पहले डायरेक्टली रशिया से खरीदा करता था। अभी एक तरह से फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जी को फ्री में कमीशन देना हुआ, क्योंकि देखा जाए तो रशिया से एलएनजी गैस ना खरीदने का फैसला इसलिए किया गया था ताकि रशिया को नुकसान पहुंचाया जाए, रशिया की कमाई ना हो। लेकिन वो स्ट्रेटेजी से तो होगा नहीं। बस फर्क इतना पड़ गया है कि रशिया की गैस अब फ्रांस के रास्ते वहां से होते हुए यूके पहुंच रही है। बस इसी डील के कारण ब्रिटेन में ऋषि सुनक को आज की डेट में वहां पर सभी लोग गालियां दे रहे हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेकर, जिन्होंने पीओके को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। दरअसल एक टीवी प्रोग्राम में राजनाथ सिंह जी से पूछा गया कि पाकिस्तान तो इंडिया के कश्मीर का मुद्दा बार बार उठा रहा है, ऐसे में क्या भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने की तैयारी कर रहा है या फिर नहीं। उसके जवाब में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान को हमारे कश्मीर की नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की चिंता करनी चाहिए। हमें तो पीओके के ऊपर हमला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के लोग खुद ही भारत के साथ मर्ज होने की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत किसी भी देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा, हमारा वैसा चरित्र नहीं है और न ही हमने किसी भी देश की 1 इंच भी जमीन के ऊपर कब्जा किया है। लेकिन पीओके भारत का था, हमारा है और मुझे विश्वास है कि पीओके एक दिन खुद ही भारत के साथ मर्ज हो जाएगा। आज की 8th अपडेट आ रही है इंडियन नेवी से। दरअसल इंडियन नेवी के चीफ एडमायरल आर हरि कुमार पिछले कल नए नौसेना भवन में मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है कि यमन के हुदीस ने अभी तक इंडियन फ्लैग एक भी शिप के ऊपर हमला नहीं किया है। यानी भारत के झंडे तले शिप्स को हुदीस हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको याद दिला दूं कि इसी साल के स्टार्टिंग में जनवरी 14 को हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ईरान के दौरे के ऊपर गए थे। लगता है कि ईरान ने भारत की बात मान ली है और हुदीस को कह दिया है कि भारत के शिप्स के ऊपर हमले ना किए जाएं। आज की 9th अपडेट आ रही है दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, जहां पर पिछले कल प्रेसिडेंट पद समेत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी इन चारों सीट्स के ऊपर 22 मार्च को वोटिंग हुई थी और पिछले कल 24 मार्च को रिजल्ट अनाउंस किए जाने थे। एंड आपको हैरानी होगी जानकर कि इस बार भी चारों सीट्स लेफ्ट के कैंडिडेट्स नहीं जीती हैं। आरएसएस और बीजेपी बैक्ड एबीवीपी का एक भी कैंडिडेट इन इलेक्शंस में नहीं जीत पाया है, जबकि इस बार पूरी तरह से लग रहा था कि एबीवीपी जीत सकता है। जब से जेएनयू का गठन हुआ है वहां पर लेफ्ट विंग काफी स्ट्रांग है और हमेशा से ही वही जीतते आए हैं। 10th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने साल 2025 और 2026 के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने की इच्छा जताई है और इसके लिए अपना एक प्रॉपर कैंपेन भी यूनाइटेड नेशन के अंदर उसने स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान के जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को अपने मिशन में इन्वाइट करके उनके साथ मीटिंग्स भी की है और अब वहाँ पर पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स बाकी देशों को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नाम आगे करें। पाकिस्तान का कहना है कि वो इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी में योगदान देना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के परमानेंट मेंबर बनने का भी विरोध स्टार्ट कर दिया है और उसको लेकर भी पाकिस्तान एक कैंपेन चला रहा है कि अगर भारत को वीटो पावर देकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाता है तो इससे एशिया में बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। यानी सारी ताकत एक ही जगह 2 पड़ोसी देशों के पास कंसंट्रेट हो जाएगी।